2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जहां पर सारे बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां डूब रही थी, वहीं पर कुछ इन्वेस्टर हजारों करोड़ रुपए कमा गए थे। ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसको इन्वेस्टर फॉलो कर रहे थे, जिसके कारण जहां पर कुछ इन्वेस्टर पूरी तरीके से डूब गए थे, वहीं पर कुछ इन्वेस्टर हजारों करोड़ रुपए कमा गए थे। आपको पता है ये जो सब प्राइम क्राइसिस था, इससे पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आ गया था। ये पूरी क्राइसिस क्या थी, इस पूरी वीडियो के अंत तक समझते हैं। सन 2000 के आसपास फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया था। ये फेडरल रिजर्व क्या होता है? जिस प्रकार इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई होता है, उसी प्रकार अमेरिका के सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व बोलते हैं। एक सवाल आपके दिमाग में और आएगा कि फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को इतना कम क्यों किया था? देखिए 1996 के आसपास .com का बूम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, यानी जितनी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनी वो ओवर वैल्यूड हो गई थी। 2000 के आते आते ये जो बूम था ये बस्ट हो गया, इकोनॉमी में कोई ज्यादा प्रभाव न पड़े, इसलिए वहां के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया था। अब इंटरेस्ट रेट इतने कम हो चुके थे 1.75% के आसपास, तो बैंक ने लोन देना शुरू कर दिया। शुरुआत में बैंक ने प्राइम बोरोवर को लोन दिया, यानी ऐसे बोरोवर जिनके पास कैपेबिलिटी है लोन को वापस करने की, उनको प्राइम बोरोवर बोलते हैं। बैंक को भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब आप होम लोन लेते हो तो उसमें आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लेते हो। अगर कल का आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकता है। अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब इस पिक्चर में एक नए हीरो की एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक साधारण बैंक से एकदम अलग होता है। साधारण बैंक आप जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे साधारण बैंक होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को, जब भी कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है उसमें मदद करता है। कोई कंपनी आपस में मर्ज होना चाहती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंक की भूमिका आती है बीच में। इन्वेस्टमेंट बैंक से सारे लोन को खरीद रहा था और उसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहा था, CDO, कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। जो भी बैंक से सारे मॉर्गेज पेपर, सिक्योरिटी पेपर खरीदता है ना, उसी का कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट CDO उसको बोलते हैं, कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। इसको वो इन्वेस्टर को बेच रहा था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि इन्वेस्टर इनको खरीद क्यों रहे थे? इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि इसमें AAA रेटिंग थी। AAA रेटिंग का मतलब आप जानना चाहिए आपको, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। जो रेटिंग एजेंसी होती है उनका काम है कि सारे इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको इवेल्युएट करना, उसको समझना कितना सेफ है, उसके हिसाब से उसमें रेटिंग देना। तो इसमें AAA रेटिंग थी। इन्वेस्टर को एकदम सेफ प्रोडक्ट लग रहा था क्योंकि इसमें AAA रेटिंग थी, इसलिए सारे इन्वेस्टर भर भर के इसको खरीद रहे थे। लेकिन प्राइम बोरोवर तो लिमिटेड होते ना, यानी ऐसे लोग जो लोन को रियली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट बैंक को फोर्स कर रहे थे कि हमें और CDO बेचो। क्यों? क्योंकि AAA रेटिंग था। अब इन्वेस्टमेंट बैंक को फोर्स करने लगा कि हमें और लोन बेचो। देखिए अब प्राइम बोरोवर लिमिटेड थे तो बैंक ने सब प्राइम बोरोवर को लोन बेचना शुरू कर दिया, यानी ऐसे बोरोवर जिनके पास इनकम का कोई स्रोत ही नहीं था। जरूरी नहीं कि वो लोन को वापस कर पाए, लेकिन फिर भी बैंक ने उनको लोन बेचा क्योंकि हर जगह से प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा था। बैंक को भी कोई आपत्ति नहीं थी सबप्राइम बोरोवर को लोन बेचने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था अगर ये डिफॉल्ट करते भी हैं तो क्या दिक्कत है, इनकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके हम अपना पैसा वापस निकाल लेंगे। ये बैंक के दिमाग में चल रहा था। अब इन्वेस्टमेंट बैंक से फिर से लोन खरीदने लगा और उसका CDO बना के फिर से AAA रेटिंग के साथ इन्वेस्टर को बेच रहा था। ऐसा ही चल रहा था, लेकिन 2005 के आसपास जब इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ गई तो फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ाने लगा। बैंक ने यहाँ पर एक गलती की थी कि जो भी बोरोवर थे उनको एडजस्टेबल लोन के विषय में बताया ही नहीं, यानी कि जब फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो उनको भी ज़्यादा EMI पे करनी पड़ेगी, यानी उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। अब ये बताइए कि जितने भी सब प्राइम बोरोवर थे वो ऑलरेडी लोन को पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके पास खुद ही पैसे नहीं थे EMI देने के लिए। अब तो इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा बढ़ गए थे, वो कैसे देंगे? उन्होंने बोला बैंक आप अपना घर अपने पास रखे, उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। बैंक को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बैंक ने उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना लोन वापस ले लिया। लेकिन ये कोई छोटे नंबर में नहीं हो रहा था, ये लाखों नंबर में हो रहा था। और यही हुआ, US के अंदर घर बेचने वाले बहुत ज़्यादा हो गए और घर खरीदने वाले बहुत कम हो गए। आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि जब सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाते हैं। यही हाल हुआ कि US की मार्केट में घर बहुत ज़्यादा थे तो रियल एस्टेट के दाम तुरंत नीचे गिरने लगे। अब इसका इम्पैक्ट प्राइम बोरोवर पर पड़ गया, यानी ऐसे लोग जो लोन को अफोर्ड कर सकते थे। प्राइम बोरोवर ने यह देखा कि उनको लोन देना है ज़्यादा और उनके घर की कीमत बहुत कम हो गई तो वो भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल उनको लोन देना है 1 करोड़ का और उनके घर की कीमत बची है 60-70 लाख रुपए, तो वो सोचे हम बेवकूफ़ थोड़ी ना जो 1 करोड़ का लोन दे, हमारे घर की कीमत ही 60-70 लाख रुपए बची, वो भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिए। अब आप समझ गए होंगे कि इतना बड़ा क्राइसिस कैसे जन्म लिया।
अब ये समझते हैं कि इस क्राइसिस में जहां पर हजारों इन्वेस्टर पूरी तरीके से कंगाल हो गए, वहीं पर कुछ इन्वेस्टर हजारों करोड़ रुपए कमा गए। वही उनमें से एक है माइकल बरी। कुछ इन्वेस्टर इस बात को समझ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो उनको सीडीओ बेच रहा है वो किसी भी समय फेल हो सकता है। उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से एक AIG सीडीओ पर CDS बेच रही थी, यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर उन इन्वेस्टर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी कि इस पर CDS खरीदे ताकि मेरा जो सीडीओ सिक्योर हो जाए। वहीं पर कुछ इन्वेस्टर उस पर हंस रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कार खरीदी, आपको लगता है कि इसका कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा, तो आपको इसकी इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही हो रहा था कि कुछ इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा था कि ये सीडीओ कभी फेल होगा ही नहीं, तो इस पर इंश्योरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। उनमें से मैं आपको एक इन्वेस्टर की स्टोरी शेयर करता हूँ, माइकल बरी। इन्होंने शुरुआत से इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया था कि बैंक बिना सोचे समझे सब प्राइम बोरोर को लोन बांटे जा रहा है। ये क्राइसिस किसी भी समय आ सकता है। उन्होंने सोचा इस क्राइसिस का भरपूर फायदा क्यों ना उठाया, तो उन्होंने जो भी सीडीओ खरीद रहे थे उस पर CDS भी खरीदना शुरू कर दी। इस पर एक मूवी भी आई है, द बिग शॉट। इसमें यह दिखाया गया कि माइकल बरी ने कैसे हजारों करोड़ रुपए कमाए। जब वो CDS खरीद रहे थे तो उन पर कैसे सारे लोग हंस रहे थे, ये भी उस मूवी में दिखाया गया है। आप उस मूवी को जरूर देखिएगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनियां बर्बाद होना शुरू हो गई। AIG जिसने इतना ज्यादा इंश्योरेंस दिया था सीडीओ पर, उनको इन्वेस्टर को पैसा वापस करना पड़ा। देखिए यहाँ पर AIG ने जितने उसके पास एसेट थे उससे ज्यादा उन्होंने प्रोडक्ट को इंश्योरेंस कर दिया था। सबसे मेन बड़ी गलती ये हुई थी कि अपने कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाकर उन्होंने सीडीओ पर CDS बांटे थे। आप ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी, क्या उसको दिमाग नहीं था कि उसको CDS इतना ज़्यादा नहीं बांटनी चाहिए था? बिल्कुल दिमाग था, लेकिन उन्होंने फिर से AAA रेटिंग की बात कर रहा हूँ, AAA रेटिंग के कारण सब कुछ हो रहा था। उनको लग रहा था एकदम सेफ है, इस पे हमको उनको वापस पैसा करना नहीं पड़ेगा, प्रीमियम का पैसा खाली कमाते जाओ, यही उसके दिमाग में चल रहा था। फाइनली AIG पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। US गवर्नमेंट ने आके उसको बचा लिया, वरना ये भी कंपनी पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जाती। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक भी इस पूरी क्राइसिस में पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए थे। उनमें से एक था लेमन ब्रदर। ये भी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, इसलिए हम इस क्राइसिस को लेमन ब्रदर की क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। बाद में जब इस क्राइसिस पर एनालिसिस किया गया तो ऑडिट ऑफिसरों ने यह देखा कि बैंक ने फर्जी दस्तावेज पर लोन बांटे। तो इससे अचानक से आपको पता क्या होगा कि लिक्विडिटी क्रंच कर गई, मार्केट से पैसा आना बंद हो गया था। इससे जो दूसरे बिजनेस थे जिनको लोन चाहिए था उनको भी लोन मिलना मुश्किल हो गया। तो US की इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। आपको पता है आज पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। ग्लोबल रिसेशन आ गया था। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि इतना बड़ा क्राइसिस जन्म कैसे लिया, तो केवल 2 कारण है। पहला, सब प्राइम बोरोर, यानी ऐसे लोगों को लोन बांटा गया जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी। दूसरा मैं कारण समझता हूं रेटिंग एजेंसी के द्वारा। अगर रेटिंग एजेंसी AAA रेटिंग ना देती तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ना आता, वो सीडीओ ना खरीदते। और इंश्योरेंस कंपनी जो AIG थी उसको भी कॉन्फिडेंस ना आता इतना CDS बेचने की, तो हो सकता था इतना बड़ा क्राइसिस जन्म ना लेता। तो उम्मीद है कि आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे कि इस क्राइसिस का जन्म कैसे हुआ और कैसे कुछ इन्वेस्टर ने इस क्राइसिस को फायदा उठा के हजारों करोड़ रुपए कमाए। अगर आपको वीडियो जेन्युइन में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।